हे हेलो दोस्तों, व्हाट्स गोइंग। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आज है 2 अप्रैल 2025। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो है इंडियाज़ एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी ट्रू पिक्चर। तो ये दोस्तों आपके GS2 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये बाय द वे, ये जो एडिटोरियल लिखा है आज, ये हमारे देश के एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं, नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि करंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये उन्होंने लिखा है। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया गया है और इस सेशन की PDF आपको नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बॉदर अबाउट। एंड लेट्स बिगिन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, तभी तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा ना, राइट। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे। तो ये हमारे जो ऑथर हैं, उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स पे फोकस किया है कि हमारा जो टाइम कैप्सूल के हिसाब से, टाइम ऑन स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेट्रोस्पेक्ट, पहले क्या हो रहा था। 1986 में एक मेजर पॉलिसी अपडेट आया है। देखिए दोस्तों, 2025 चल रहा है। उसके बाद उसको 1992 में अमेंड किया गया, राइट। और अब डायरेक्ट आप तो अवेयर ही होंगे कि 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, राइट। तो इतने साल बाद, मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि तो इतने सालों बाद क्यों ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में। आई बिलीव कि हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसे अपडेशन होने चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों के पढ़ने के तौर तरीके आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड डिजिटाइज हो रहा है। तो आई बिलीव कि साल 2 साल में चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन। एनीवेज, तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि करप्शन एंड गवर्नेंस इश्यूज़। तो आपको 2009 का डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्कैम तो पता ही होगा। इसमें मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। इसमें 44 यूनिवर्सिटीज़ जो थे उनको UGC के अंडर उन्हें ग्रांट नहीं दिया गया था। मतलब प्रोसेस उनका जो है वो नहीं, सॉरी दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपके यूनिवर्सिटीज़ थे, आई बिलीव 44 यूनिवर्सिटीज़ थे, तो उसमें से कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो लिटरली अनफिट थे, तो उन्हें भी डीम्ड का दर्जा दे दिया गया था। तो ये तो एजुकेशन के साथ ऐसी खिलवाड़ हो गया। तो आई बिलीव कि फिर यहाँ पर उस टाइम के जो अंडर सेक्रेटरी थे UGC के, ही वॉज KP सिंह, तो उन्होंने इंटरवीन करके क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा था। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आप तो जानते ही होंगे कि बड़े बड़े जो लीडरशिप पोजीशन है वो जिस भी पार्टी को लॉयल होंगे वो उस टाइम के हिसाब से उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता था, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये बंद होना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट गुड। उसके बाद रेगुलेटरी फेलियर्स। तो जो हमारी UGC है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और AICTE, तो इनका जो फंक्शन करना है, इनका जो फंक्शनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉपर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप और रेगुलेट करने के लिए। तो ये भी वो टाइम पे फेल हो चुकी थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरिकल मैनिपुलेशन। दोस्तों इस पे मैं ज़रा 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। तो हमें तो पता ही होगा कि बचपन से हमने जब भी हमारे हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, ज़्यादातर गांधी जी, नेहरू जी, इनके बारे में ही पढ़ा है, राइट। तो जैसे कि रेवोल्यूशनरीज़ है हमारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार उधम सिंह एट्सेट्रा, सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में तो मतलब हम लोग बहुत कमती जानते होंगे। तो ये ऐसा कहा गया है कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है पहले से, उन्होंने डाउन प्ले किया है इन टाइप के रेवोल्यूशनरीज़ को, विच आई बिलीव इज़ टू एन एक्सटेंट ट्रू। क्योंकि हमें ओवरऑल एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में, राइट। तो ये था एक सेकंड लास्ट पॉइंट। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो मार्जिनलाइजेशन जो है, ये इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। और जैसे कि
आपका एक दोस्त है पूरे फ्रेंड सर्कल में, आप पता नहीं कुछ कारणवश ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन या ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग आप उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हो, ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। तो आपने क्या किया, आप दोनों शैतान बच्चों ने मिलके उसको क्या किया, आपने उसको मार्जिनलाइज कर दिया, राइट। तो ये जो है, ये ऐसा कहा गया है कि कल्चरल हेरिटेज जो है हमारा इंडिया का, इतना अच्छा डाइवर्स इंटेलेक्चुअल कल्चर है, उसको जानबूझ के दबाया गया है, मार्जिनलाइज किया गया है हमारे रूट से, हमारे कल्चर से। तो ये कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स थी दोस्तों। आप इनका एक ओवरव्यू अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ अगर क्वेश्चन आता है एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो देखिए, ये जो सॉल्यूशंस है ये मतलब थोड़े से ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट 50% 75% ही लिखना है। इस पे से आप ऊपर ऊपर से जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे आंकड़े याद कर सकते हैं, और ऊपर ऊपर से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जैसे कि SC एंड ST का एनरोलमेंट, तो माइनॉरिटीज़ का एनरोलमेंट बढ़ना, इट्स ग्रेट, राइट। उसके बाद वुमेन का एनरोलमेंट बढ़ गया। ये जो आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, आपका GS2, सॉरी, आपका GS2 सोसाइटी से रिलेटेड जो है, उस पर आप वुमेन एम्पावरमेंट के इसमें लिख सकते हैं कि उनका जो एजुकेशनल एनरोलमेंट है वो बढ़ाया गया है। PhD में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, दैट्स अ गुड न्यूज़। बिकॉज पहले के टाइम में तो आपको पता है दोस्तों, महिलाओं की हालत क्या होती थी। मैक्स टू मैक्स 10th 12th तक पढ़ते थे, फिर उनकी शादी करा दी जाती थी। तो आज एक्चुअली दिस इज़ चेंजिंग एंड वी हैव द सब्सटेंशियल एविडेंस हियर, राइट। एंड सेकेंड इज़ वुमेन इन टीचिंग एंड लीडरशिप। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मतलब महिलाएं जो हैं वो जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन। आई डोंट नो वेदर आई एम बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन और व्हाट, बट या व्हाट डू यू थिंक, प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो, राइट। आई बिलीव इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू द नेचर ऑफ फीमेल्स, लाइक फेमिनिन नेचर होती है उनकी, उसके बहुत सारे अपने अपने अलग अलग ट्रेड्स हैं। आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट। एनीवेज, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक बैक। तो फीमेल टीचर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ चुका है। उसके बाद पर चाइल्ड स्पेंडिंग जो है वो भी 130% से इंक्रीज़ हुई है। ड्रॉप आउट रेट्स हैज़ रिड्यूस। तो ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होने का मतलब ये है कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं शिक्षित होने में, हायर एजुकेशन में, इसलिए वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं कर रहे, राइट, सॉरी, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये आई बिलीव इट्स एन फैबुलस मूव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे टाइम में क्या होता था कि 11th और 12th में आपको कोडिंग सिखाई जाती थी, विच इज़ आई बिलीव टू लेट इन द केस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। मतलब जिस तरीके से हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है उस हिसाब से कोडिंग इज़ अ मैंडेटरी स्किल, वो तो सबको आना ही चाहिए, और यही हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बचपन से सिखा दिया जाएगा, तो इट्स गुड फॉर देम इन द फ्यूचर। उसके बाद 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स, ये यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूँ, ये नीति आयोग के अंदर कुछ ऐसे लैब्स हैं जो स्कूल के अंदर आई गेस 10,000 to 15,000 स्क्वायर फीट आपको एक खाली जगह चाहिए, वहाँ पर नीति आयोग आपको हेल्प करेगा इसको डेवलप करने में। और यहाँ पर बेसिकली जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं एक चाइल्ड के दिमाग को डेवलप करने के लिए, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग एट्सेट्रा, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी टॉप 500 में आ चुके हैं, तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है। अब इसमें से आई गेस आई रिमेंबर IIT कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, ISC, JNU, दिस आर ओनली 5 नेम्स विच आई रिमेंबर। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसे। तो ओवरऑल देखें तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, अच्छा एडिटोरियल है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्रॉब्लम्स देखे, उसके बाद हमने सॉल्यूशन देखा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि वहाँ से अपन ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, राइट।
तो ये था दोस्तों पहला एडिटोरियल। कुछ भी यदि आपको डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, और हाँ, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर ये अच्छा किया जा सकता था, या आपको क्वेश्चंस चाहिए, या आपकी जो भी डिमांड हो, आप दोस्तों ज़रूर कमेंट करिए। ये आपका ही चैनल है, राइट? ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड एडिटोरियल जो है ये एम्बेसडर टू चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने लिखा हुआ है ये, तो इसकी थोड़ी वेटेज बढ़ जाती है कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेके। ये आपके GS 2 के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हिस्टोरिकल, मतलब आप एक बात समझिए, अगर आंसर राइटिंग में ये आपको हेल्प कैसे करेगा। देखो, आपको अगर इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे हिस्टोरिकल टाइज जो है उसको बता के आप अपना एक आंसर चालू करिए, तो वेल एंड गुड होगा, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो सिविलाइजेशंस हैव फ्लरिश टुगेदर, फिगर्स लाइक टैगोर एंड डॉक्टर कॉटनिस दोस्तों, इनके बारे में मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बताना चाहूँगा। तो डॉक्टर कॉटनिस जो थे, इनका पूरा नाम है रविंद्रनाथ कॉटनिस, राइट? तो इनका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनका क्या रोल है कि ये जो थे, ये अपने कुछ मेडिकल साथियों, कुछ डॉक्टरों के साथ ये गए हुए थे चाइना। अभी चाइना क्यों गए थे? वहाँ पर ये अपना मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने गए थे। सीनो जापानीज़ वॉर चल रही थी 1938 में, याद ही होगा आपको। तो वहाँ पर ये अपना मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने गए थे, ताकि मतलब ये बेसिकली दर्शाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। रिलेशनशिप जो है इंडिया चाइना की, वो बहुत पहले से हमारा कुछ ना कुछ अच्छा संबंध रहा है एक दूसरे को हेल्प करने का, राइट? उसके बाद 1950 में नॉन सोशलिस्ट कंट्री जो एस्टैब्लिश हुई, तो वहाँ से हमने डिप्लोमेटिक टाई एस्टैब्लिश किया चाइना के साथ, राइट? उसके बाद 1988 में हमारे राजीव गांधी जी, जो उस टाइम में PM थे, वो गए थे चाइना के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए, करेक्ट? एंड उसके बाद बोथ जो कंट्री है, ये हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP का पूरा हिस्सा बनाती, मतलब GDP का सोचिए दोस्तों, आधा हिस्सा इंडिया और चाइना मिलकर बनाती है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि चाइना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली दोस्तों आप ही सोचिए, यदि एक फैमिली है, फैमिली में मतलब घर में ही यदि अगर कलेश हो, तो कोई अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, राइट? इंडिया जो है, आई बिलीव समटाइम्स पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, हमारे जो ये नेबर्स हैं, ये अनस्टेबल टाइप के हैं। अब पाकिस्तान कब क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं। बांग्लादेश में भी मिलिट्री को हो चुका है। श्रीलंका इज़ बेसिकली इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, राइट? आई मीन बैंक्रप्ट तो हो ही चुका है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, आई थिंक इसके वजह से जो इंडिया की ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट तो ज़रूर आता है। तो आई थिंक इंडिया को सबसे पहले अपने जो रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ, उस पर इम्प्रूव करने का फोकस करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हमारा जो ट्रेड है वो $3 बिलियन से $138.5 बिलियन। देखिए दोस्तों, 2000 में हम लोग कहाँ थे और 2024 में हम कहाँ पहुँच गए, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। उसके बाद डायलॉग्स इन कल्चर, एजुकेशन, टूरिज़्म एंड नियरली 50 स्ट्रेटेजिक मैकेनिज़म्स। तो कोऑपरेशन जब तक किसी भी देश में कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज होगा नहीं, तब तक आई डोंट बिलीव कि एक देश का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। मतलब मिलिट्री लेवल पे तो कोऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सॉफ्ट पावर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए, जितना एक मिलिट्री स्टांस। और इससे ही आपको पता चल सकता है। देखिए, जैसे कि 70,000 वीज़ाज जो है वो इंडियंस को इशू किए गए, राइट? तो अभी 70,000 वीज़ाज जो है, इसमें बिजनेस एक्सचेंज भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वहाँ पर पढ़ने गए होंगे, राइट? कुछ ऐसे भी होंगे जो टूरिज़्म के लिए गए होंगे। तो वो जो है अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, या हो सकता है कि कुछ अच्छा सीख के यहाँ आ जाए और यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करें। तो इससे क्या है, इससे दोनों जो नेशन है, चाइना और इंडिया, दोनों का फ़ायदा हो, करेक्ट? तो आई थिंक इट्स गुड एंड स्ट्रेटेजिक मूव। बिकॉज भी मतलब अमेरिका पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमें पता है कि अमेरिका क्या है, कभी भी कुछ भी कर सकता है अमेरिका। एंड ट्रम्प जो है, आज तो 2 अप्रैल है, आज जो ऐतिहासिक टैरिफ्स का
अनाउंसमेंट है, आपको तो पता ही होगा वो आज होने वाला है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स लेटर इन द डे, बट या लेट्स फोकस हियर फॉर नाउ. And we should resolve key disputes such as border tensions, राइट. बॉर्डर टेंशन तो सबसे पहले रिजॉल्व होना ही चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू. उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि ग्लोबल कोलैबोरेशन मिशन जो है, जैसे कि ब्रिक्स, G20, एस सी ओ तो आपको पता होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो एस सी ओ की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों. जैसे कि आपको पता होगा एस सी ओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके जो समिट्स है वो चाइना में होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं इससे एसोसिएटेड, वो सब आते हैं वहाँ पर. डेवलपिंग इंटरेस्ट की बात होती है जिसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, ये सब चीज़ों के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी जो दुनिया है वो सिर्फ बायपोलर ना रह जाए, सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में सारी पावर ना रह जाए. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. उसके बाद ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात की गई थी. ड्रैगन एलिफेंट टैंगो बेसिकली क्या सिंबलाइज करता है, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस सिंबलाइज करता है. किसके बीच में, ड्रैगन, एज यू अंडरस्टैंड ये चाइना का रेफरेंस है, और एलिफेंट जो है ये इंडिया का रेफरेंस है. तो इनके बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से ग्रो कर सके, राइट. उसके बाद जैसे कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बहुत से स्ट्रेटजीज हैं. तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो हमें एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहिए. तो एज आई सेड अर्लियर, एक फैमिली में अगर सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, आप ही इमेजिन करिए, तो वो फैमिली कितनी अनस्टेबल होगी. तो ऐसा आपको लगता है कि आप ग्रो कर पाएंगे? नहीं ना. तो ऐसे ही एक स्टेबल रिलेशनशिप पे हमें फोकस करना चाहिए, राइट. उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों कंट्रीज जो है, इंडिया एंड चाइना, ये आपने जैसे कि ऊपर देखा कि इंडिया एंड चाइना दे बोथ कंप्राइज ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, दुनिया का आधा तक का जो जीडीपी है वो इंडिया और चाइना दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करती है. तो हमें जो है वो म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना चाहिए, यानी बढ़ावा देना चाहिए. और उसमें टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे है चाइना से, करेक्ट. तो हमें इस चीज़ पे फोकस तो ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट, जॉइंटली प्रोटेक्ट डेवलपिंग नेशंस इंटरेस्ट एज ग्लोबल साउथ लीडर्स. तो ग्लोबल साउथ आपको जैसे कि पता होगा, जितने भी नेशंस हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे ग्लोबल साउथ हैं. तो ये सब जो डेवलपिंग नेशंस है, इनका इनका जो इंटरेस्ट है, इसे भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. उसके बाद प्रमोट मल्टीपोलर वर्ल्ड, एज आई सेड अर्लियर कि मल्टीलरिज्म होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हमने वो टॉपिक डिस्कस किया है, वहाँ यहाँ पर हमने वो पॉइंट डिस्कस किया है मल्टीलरिज्म के बारे में, करेक्ट. एंड नेक्स्ट, कोलैबोरेट इन दी एस सी ओ प्रेसिडेंसी. तो एस सी ओ प्रेसिडेंसी में, एस सी ओ समिट जो होता है चाइना में, वहाँ पर हमारा जो कोलैबोरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हम जो है, जो वेस्ट है, उसे अच्छे से टैकल कर पाए, करेक्ट. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. यदि कोई भी आपको फीडबैक देना हो, यदि कोई भी टॉपिक पे, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं. और आपको वीडियो में क्या क्या पसंद आया और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. अच्छा करिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, मेहनत करना छोड़ना नहीं है, करेक्ट. दिस इज प्रतीक साहू साइनिंग ऑफ, एंड आई थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. बाय.